मैं राजेंद्र शर्मा रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ और ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। मेरा बचपन अलवर ज़िले के एक छोटे से गांव भंडोड़ी उसमें बीता है। बचपन में ही पिताजी का देहांत बहुत जल्दी उम्र में ही हो गया था, लेकिन पढ़ाई अपनी जैसे तैसे पूरी की। इंजीनियरिंग और ज्योतिष का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन एक घटना मेरे साथ इसी तरीके की हुई कि मुझे इस ज्योतिष की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया। सिविल इंजीनियर के रूप में पीडब्ल्यूडी में एक जॉब मिल गया और उस जॉब के मिलते हुए भी मन में ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं ये वैदिक विद्याओं के प्रति एक आदर का भाव जरूर था, क्योंकि हमारे गांव में ही लोग जो ये जानना चाहते थे कि आज कौन सी तिथि है, ये त्यौहार कब मनेगा, उसके लिए जो पंडित जी को सम्मान मिलता था वो मन में ज़रूर था कि ये विद्या ऐसी हैं जो सम्मान दिलाती है। तो कुल मिला के ये रहा कि 98 से संडे मेरा ज्योतिष के लिए समर्पित हो गया। पहले सीखने में था, फिर सिखाने में चालू हो गया। और आम जीवन में हम कह सकते हैं कि इसका बहुत गहरा प्रभाव है। बिना ज्योतिष के हम चल ही नहीं सकते। यूँ मान लीजिए, यही तय करते हैं कि शारदीय नवरात्र कब प्रारंभ होगा, महालक्ष्मी की पूजा कब की जाएगी, दीपावली की पूजा कब की जाएगी, होली का दहन कब होगा, रक्षाबंधन कब होगा। ये सब कुछ चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से ही तय होती है। मनुष्य ने जब सोचना समझना प्रारंभ किया, या कहना चाहिए कि समाज में जब वो रहना उसने प्रारंभ किया, तभी से उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा आगे क्या होने वाला है या मुझे आगे किस दिशा में जाना है, ये उसकी जिज्ञासा बनती चली गई। और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पृथ्वी पर रहने वाले जीवन, यानी जो भी जीवन, कुछ भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है और प्राणी भी हो सकते हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो विद्या डेवलप की गई उसी का नाम ज्योतिष विद्या है। मैं राजेंद्र शर्मा रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ और ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। मेरा बचपन अलवर ज़िले के एक छोटे से गांव भंडोड़ी उसमें बीता है। बचपन में ही पिताजी का देहांत बहुत जल्दी उम्र में ही हो गया था, लेकिन पढ़ाई अपनी जैसे तैसे पूरी की और विज्ञान पढ़ने का एक तरीके से मौका मिला मुझे, और उसी विज्ञान के मार्फत इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। और इंजीनियरिंग करते ही मुझे एक सरकारी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्य करने का मौका मिला। इंजीनियरिंग और ज्योतिष का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन एक घटना मेरे साथ इसी तरीके की हुई कि मुझे इस ज्योतिष की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया। बचपन में जो मिडिल स्कूल की पढ़ाई थी वो पास के ये गांव में जाके की थी, क्योंकि मिडिल स्कूल गांव में नहीं थी। प्राइमरी के बाद में मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर गांव था, वहाँ पर मिडिल स्कूल थी, वहाँ की पढ़ाई की। और उसके बाद में जो हाई स्कूल के लिए 13 किलोमीटर दूर साइकिल से जाना और साइकिल से आना, इस तरीके की परिस्थितियों में जो है स्कूलिंग की। फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया अलवर ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहाँ से डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा करते ही फिर थोड़ा सा मन में पढ़ने पढ़ाने का शौक़ शुरू से रहा। तो पहले शुरुआत में जब जॉब नहीं लगा था तो पढ़ाने का ही सिलसिला चालू कर दिया था कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ही पढ़ाना चालू कर दिया। फिर सिविल इंजीनियर के रूप में पीडब्ल्यूडी में एक जॉब मिल गया और उस जॉब के मिलते हुए भी मन में ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं ये वैदिक विद्याओं के प्रति एक आदर का भाव जरूर था, क्योंकि हमारे गांव में ही लोग जो ये जानना चाहते थे कि आज कौन सी तिथि है, ये त्यौहार कब मनेगा, उसके लिए जो पंडित जी को सम्मान मिलता था, जो एक साधारण से ज्योतिष थे उनको जो सम्मान मिलता था, वो मन में ज़रूर था कि ये विद्या ऐसी हैं जो सम्मान दिलाती है। धन दिलाएं या नहीं दिलाएं, लेकिन सम्मान इस विद्या में बहुत है। तो इसकी इच्छा ज़रूर थी। कई बार सीखने सिखाने का एक सोचा भी कि अलवर में ही कहीं सीख लिया जाए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो ज्योतिषी बन गया है, जिसको कुछ आ गया है, वो इस विद्या को देना नहीं चाहता। सबसे एक बहुत मोटा जो कारण है कि जिस आदमी ने ज्योतिष को करते हुए यदि 10 साल 20 साल उसके पास हो गए हैं, उसने उसमें कुछ महारत हासिल कर ली है, उसको वो नीचे आगे देना नहीं चाहता।
ये सबसे बड़ी इस विद्या की कमी है और उसी के कारण से विद्या धीरे धीरे कम भी हुई। लेकिन अब जो जैसे जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, इस तरीके की संस्थाएं हैं, ये एक अच्छा कार्य करती हैं कि जिसमें कोई बंधन नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है, कोई जाति का बंधन नहीं है, किसी भी तरीके का बंधन नहीं है। जो सीखना चाहता है उसको एक तरीके से लपक के सिखाने की कोशिश करते हैं और उसका उद्देश्य भी हम लोगों का खास तौर से यही है कि समाज में एक अच्छे ज्योतिषी जाएं जो भय मुक्त वातावरण में ज्योतिष को सिखाएं, ज्योतिष दें। आजकल हो ये रहा है कि ज्योतिष के माध्यम से सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं और उस डर को भुनाने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ से हट कर के ही ज्योतिष करना हमारा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों के साथ में बीच में जा भी रहे हैं। जो हमारे जो सिखाए लोग हैं या सीखने वाले लोग हैं वो भी समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, यानी एक अच्छी ज्योतिष कर पा रहे हैं। स्कूलिंग के बाद में इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब मिल गया, आसानी से मिल गया था, कोई ज़्यादा एफर्ट्स उसमें नहीं करने पड़े क्योंकि ठीक ठाक पढ़े, परसेंटेज मार्क्स जो आते थे तो वो एक ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन सीखने का जो मन में इच्छा थी वो तब पूरी हुई जब मेरे एक अधिशासी अभियंता मिस्टर RC कासलीवाल जी, जिनकी उम्र उस टाइम पे 57-58 वर्ष की थी, वो अलवर में ही पोस्टेड थे, रहने वाले जयपुर के थे। एक रोज़ उन्होंने कहा कि शर्मा 2 दिन आप यहीं हेडक्वार्टर पर ही रहना, विधानसभा चली हुई है, मैं 2 दिन बाहर रहूँगा। मैंने वैसे ही जिज्ञासावश पूछा कि विधानसभा चल रही है सर, कहाँ जाएंगे? बोले मेरा एक एग्ज़ाम है। तो मुझे उस टाइम पे बड़ा एक अचंभा सा हुआ कि इनकी उम्र 57 और 58 वर्ष की है, ये इस उम्र में किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं? तो मैंने उनसे उसी समय पूछा कि सर किसका एग्ज़ाम है? तो उन्होंने मना किया। लेकिन जब वो लौट के आए एग्ज़ाम दे के, तब मैंने उनसे फिर पूछा कि सर किस चीज़ का एग्ज़ाम था? तो उन्होंने डिटेल में बताया कि मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ और ज्योतिष के सेकंड सैटरडे और संडे को दोनों दिन एग्ज़ाम हुए थे। वहीं से मेरे मन में भी एक अंकुर फूटा कि मैं भी क्यों नहीं सीख सकता। उस समय मेरी उम्र 32 वर्ष के लगभग रही होगी। जब ये 58 वर्ष के होके और ज्योतिष सीख सकते हैं, इंजीनियर होके सीख सकते हैं, तो मैं भी सीख सकता हूँ। बचपन में कुछ थोड़ा सा अंकुर इस बात का ज़रूर था कि ज्योतिष आनी चाहिए। तो वहीं से ही मैंने उनको कहा कि सर मैं किस तरीके से सीख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मैं आपका एडमिशन जयपुर करा देता हूँ। एक संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, जो ये कक्षाएं कंडक्ट करती हैं और 2 वर्ष का इसका पूरा सिलेबस है। आपको हर संडे को जयपुर आना पड़ेगा। जिज्ञासा थी, सीखने की मन में इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। उस समय ये ब्रॉड गेज का थोड़ा रेलवे का काम भी चल रहा था, तो रेल भी कुछ कम थी अलवर से जयपुर के लिए। सुबह 5 बजे एक शटल चलती थी, उससे मैं आता था और दिन भर यहाँ क्लास करके शाम को वापस 7 बजे हम पहुँचते थे। यानी जिज्ञासा और सीखने की ललक ऐसी थी कि 6 दिन आप वर्किंग डे आपके रहते हैं और 7वां दिन आपको जो छुट्टी का मिलता था, उसमें लगातार 2 वर्षों तक अनवरत रूप से इस शिक्षा को ग्रहण किया। आनंद आने लगा और आनंद का अनुभव तब और ज़्यादा बढ़ गया जब संस्था के बारे में जाना। संस्था जो है उसके उस समय 98 में प्रेसिडेंट थे जो सीटिंग हाई कोर्ट के जज थे, मिस्टर शंभुनाथ कपूर। तब देखा कि एक हाई कोर्ट का जज होके और एस्ट्रोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से आत्मसात कर रहे हैं। दूसरा, चूँकि इसमें एग्ज़ाम का भी एक सिस्टम है, तो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम वो भी मिस्टर AB शुक्ला सर, जो सीटिंग IAS थे, वो थे। आज भी संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं वो AB शुक्ला सर ही हैं। तो इन चीज़ों से लगता है कि संस्था बहुत गरिमामय संस्था है जिससे हम जुड़े। 2000 में मैंने ज्योतिष विशारद की डिग्री यहाँ जयपुर से ली। उसके बाद 2001 में मेरे जो गुरु थे, जो जिनके माध्यम से मैंने यहाँ जयपुर में शिक्षा ली, पंडित सतीश शर्मा जी, उनका मेरे पास एक रोज़ मैसेज आया कि राजेंद्र क्यों नहीं तुम अलवर में भी इस तरीके का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लेते। हम आपको अलवर में ही संस्था का चैप्टर खुलवा देते हैं, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वही संडे को क्लासेस। तो कुल मिला के ये रहा कि 98 से संडे मेरा ज्योतिष के लिए समर्पित हो गया। पहले सीखने में था,
फिर सिखाने में चालू हो गया। हमने 13 अगस्त 2001 को अलवर चैप्टर को जो है चालू किया और तब से हम लगातार पिछले 24-25 साल से ज्योतिष सीखने सिखाने का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हमने जो छोटा सा एक पौधा लगाया था अलवर में, वो आज काफ़ी बड़ा एक पेड़ बन गया है। शुरुआत में हमने 5 लोगों से क्लास स्टार्ट की थी और आज हमारे पास 85 स्टूडेंट्स जो हैं ज्योतिष सीख रहे हैं। जो अब की बार अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसमें 85 स्टूडेंट हमारे पास होंगे। कुल मिला के ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला है उसमें और आनंद आने लगा रिटायरमेंट के बाद में। तो अब पूरी तरीके से ज्योतिष पे समर्पित हो गए। कुछ सीखना और कुछ सिखाना ये लगातार हमारे साथ अनवरत रूप से चला आ रहा है। शुरू में जो 5 लोगों के साथ में चालू किया था, धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता आया और जैसा मैंने बताया कि 85 स्टूडेंट आज हमारे पास हैं। हमारे स्टूडेंट्स में यानी ज्योतिष सीखने वालों में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उस तरीके के लोग रहे हों। सीटिंग जज तक जो है हमारे उन्हीं टेबल्स पे, जो बच्चों के स्टूडेंट्स की स्टूल टेबल होती है, उन पे बैठ के उन्होंने सीखा। बहुत कई लोग RAS जो थे वो अलवर से उन्होंने सीखा, अच्छे बैंक ऑफिसर्स उन्होंने सीखा। तो ये विद्या जो है एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से अब समाज में जा रही है, जो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था उसको पूरा कर रही है। मेरे एक सीनियर बॉस ने मुझे ये एक तरीके से, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया कि हर संडे को जाना है तो हर संडे को वो छुट्टी भी देते थे कि हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन भी मिलती थी। तो एक इनका भी बड़ा उसमें एक सहयोग सा रहा मेरे लिए। जब से मनुष्य ने एक तरीके से सोचने समझने की उसमें प्रवृत्ति बनी, सोचने समझने लगा और समाज में रहने लगा, तब से ही मन में ये भाव आने लगा कि मेरा आगे क्या होने वाला है। उसकी ये जिज्ञासा हमेशा बनी रही कि मैं किस दिशा में जाऊंगा। इस जिज्ञासा को ही हमारे ऋषियों ने, हमारे जो संत लोग हैं, उन्होंने एक तरीके से जाना, पहचाना और इस ब्रह्मांड में जो हमारे सौरमंडल है, उस सौरमंडल को आधार बना करके उस सौरमंडल में से जो ये ग्रह हैं इनको पहचाना और इनकी गति को पहचाना, इनकी स्थिति को पहचाना और इनके माध्यम से, इन ज्योतिष पुंजों के माध्यम से पृथ्वी पर रहने वाले जीवन क्या प्रभाव हो सकता है उसको पहचान लिया। और यही एक तरीके से ज्योतिष बन गया। यानी ज्योति पुंज हैं, उनके माध्यम से आपको पृथ्वी पर रहने वाले जीवन पर क्या होने का संकेत मिलता है, यही मूलतः ज्योतिष है। और हमारे ऋषियों ने इसको बहुत पहले आत्मसात कर लिया। आज तो विज्ञान का युग है, बहुत सारे साधन हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रह उपग्रह कहाँ घूम रहा है, क्या गति है। लेकिन उन लोगों ने अपने हृदय में ही उसको एक तरीके से आत्मसात किया था, नहीं तो अन्यथा ऐसी कोई विधियां नहीं थी जिनके माध्यम से इन पिंडों को आप समझ पाते। तो ज्योतिष मूलतः क्या है, जो सौरमंडल में हमारे घूमने वाले ज्योतिष पुंज हैं, ज्योति पुंज हैं, वो पृथ्वी पर रहने वाले जीवन या मनुष्य कह लीजिए और भी पृथ्वी पर जितनी भी एक्टिविटी उन पर क्या प्रभाव डाल रही है, इसको समझना ही एक तरीके से ज्योतिष है। और आम जीवन में हम कह सकते हैं कि इसका बहुत गहरा प्रभाव है। बिना ज्योतिष के हम चल ही नहीं सकते। यूँ मान लीजिए आज हम वार भी तय करते हैं तो ये भी ज्योतिष ही तय कर रहा है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, किसने तय किया? ये ज्योतिष ने ही तय किया है। सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आया, मंगलवार के बाद बुधवार क्यों आया, ये भी ज्योतिष ने ही तय किया। और कोई जितने भी तीज हैं, त्यौहार हैं, सब ज्योतिष के माध्यम से ही तय होते हैं। यही तय करते हैं कि शारदीय नवरात्र कब प्रारंभ होगा, महालक्ष्मी की पूजा कब की जाएगी, दीपावली की पूजा कब की जाएगी, होली का दहन कब होगा, रक्षाबंधन कब होगा। ये सब कुछ चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से ही तय होती है। और आम जन में भी इसका पूरा गहरा प्रभाव है, वो भी बिना ज्योतिष के आगे नहीं चलना चाहता। दूसरा, यदि हम ज्योतिष के उपयोग की बात करें तो जैसा वैवाहिक संबंधों में देखते हैं, वैवाहिक संबंधों में लड़का लड़की जो है उसको कितना जान पहचान हो सकती है, लेकिन उनके माध्यम से ही हम ये पहचान सकते हैं, इस ज्योतिष के माध्यम से ही पहचान सकते हैं कि शादी कितना लंबा चलेगी, नहीं चलेगी, शादी में क्या प्रॉब्लम आएंगी, या हम उसको देख करके तय कर सकते हैं कि इन 2 बच्चों का जो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा।
उसके हिसाब से तय कर लेते हैं। तो ज्योतिष की आज के उसमें बहुत बहुत उपयोगिता है। और आम जीवन में भी रोज़ दैनिक दिनचर्या में के भी काम जो है ज्योतिष के हर आदमी को पता है कि सोमवार को शिव जी के दर्शन करने चाहिए, शिव को जल अर्पण करना चाहिए। मंगलवार को कितने लोग हैं जो मंगलवार को हनुमान जी के जाना पसंद करते हैं। हर आदमी के, हर जनमानस के दिमाग में कि मंगलवार है हनुमान जी के जाना है, बुधवार है गणेश जी के जाना है। ये सब कुछ ज्योतिष ने ही तय किया है। तो ज्योतिष का गहरा संबंध दैनिक दिनचर्या में भी है साथ में। ज्योतिष क्या है ये आपको समझना चाहिए। बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाता हूँ। मनुष्य ने जब सोचना समझना प्रारंभ किया, या कहना चाहिए कि समाज में जब वो रहना उसने प्रारंभ किया, तभी से उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा आगे क्या होने वाला है या मुझे आगे किस दिशा में जाना है, ये उसकी जिज्ञासा बनती चली गई। और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे महर्षियों ने इस सौर मंडल को देखते हुए, इसमें जो ज्योति पुंज हैं उनको देखते हुए एक ऐसी विद्या डेवलप की कि उनके माध्यम से, इन ज्योति पुंजों के माध्यम से पृथ्वी पर रहने वाले जीवन, यानी जो भी जीवन कुछ भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है और प्राणी भी हो सकते हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन ज्योति पुंजों के माध्यम से जो विद्या डेवलप की गई उसी का नाम ज्योतिष विद्या है। वही ज्योतिष है। और ये ज्योतिष रोजाना की जो है आम दिनचर्या में हर जनमानस के पास व्याप्त है, उसी के अनुसार वो काम करना चाहता है। सौर मंडल में देखिए, अभी हम यदि खगोलीय रूप की भाषा से बात करें तो ऐसे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ग्रह। तो शनि, मैं आपको आउटर ऑर्बिट से बताता हूँ, शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध, ये 5 ऐसे पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इनको ही ग्रह कहा गया। हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने भी इसको पहचान लिया था कि ये 5 पिंड ही सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और यही ग्रह हैं। लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और सूर्य की गति को महसूस करते हैं, पृथ्वी की गति को महसूस नहीं करते। पृथ्वी भी वास्तव में सूर्य का एक ग्रह है, लेकिन सूर्य, पृथ्वी के एवज में सूर्य को ग्रह मान लिया गया। तो वास्तव में सूर्य एक तारा है, लेकिन इसको भी ग्रह की श्रेणियों में ऋषियों ने डाला। 5 की जगह हो गए ग्रह 6। एक खगोल की परिभाषा है कि जो ग्रह के चक्कर लगाए ऐसा पिंड, उसको कहते हैं उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और सबसे ज़्यादा असर डालता है, इसलिए ऋषियों ने उस प्रभाव को समझते हुए, ऐसा नहीं था कि उनको समझ नहीं थी ये पृथ्वी का उपग्रह, लेकिन उसके प्रभाव को समझते हुए चंद्रमा को भी ग्रह की श्रेणी में रखा। यानी अब वास्तव में ग्रह 5 हैं, लेकिन हो गए 7। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, एक रास्ता है जिस पे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये दोनों दीर्घ वृत्ताकार रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों के जो 2 कटान बिंदु हैं, इनका भी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर बहुत असर होता है। ऋषियों ने इसको पहचान लिया था और इन्हीं 2 कटान बिंदुओं को, जो काल्पनिक है, ये कोई पिंड नहीं है, इन दोनों को भी ग्रह की श्रेणी में रखा। और इस तरीके से इन राहु, और जिनका नाम राहु और केतु, तो ग्रह हो गए 9। ये 9 ग्रह ही एक तरीके से पूरा ज्योतिष का आधार है। वास्तव में ग्रह यदि खगोल की परिभाषा में देखें तो केवल 5, शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध और शुक्र। लेकिन सूर्य तारा होते हुए भी इसको पृथ्वी के एवज में ग्रह मान लिया गया। चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है जीवन पर यही डालता है, इसलिए इनको भी उपग्रह होते हुए भी ऋषियों ने ग्रह की श्रेणी में रखा। और 2 जो काल्पनिक बिंदु हैं, जो 2 वास्तव में रास्तों के कटान बिंदु हैं, इनका भी असर पृथ्वी पर रहने वाले जीवन पर पड़ता है, तो उनको भी, राहु और केतु को भी हमने ग्रह की श्रेणी में रखा। अब ये ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं इस सौर मंडल में चक्कर लगा रहे हैं। अब इनको कहीं नापने का या देखने का कोई तो एक तरीका बनाना पड़ेगा। तो ऋषियों ने क्या किया, इस पूरे एक जो ब्रह्मांड का सर्किल है उसको सबसे पहले 12 बराबर के भागों में डिवाइड कर लिया। तो हम यदि गणितीय रूप से यदि बात करें तो पूरा एक चक्र, हमारा एक वृत्ताकार चक्र में यदि अंशात्मक रूप से कोणीय दूरी नापें तो 360 डिग्री की होती है।
उस 360 डिग्री के 12 बराबर के टुकड़े कर लिए और एक भाग का जो वैल्यू आई वो थी 30 डिग्री, यानी एक 30 डिग्री के भाग को एक राशि का नाम दे दिया। टोटल इस पूरे चक्र में, इस पूरे ब्रह्मांड में 12 राशि, यानी इसको 12 भागों में, बराबर भागों में बांट लिया, इनको ही एक राशि का नाम किया गया। और राशि को नामकरण करने का इनका एक तरीका रहा, जैसे 30 डिग्री का जो हमारा जोन है ये पूरा, इसमें आकाश में जो तारे दिखाई दिए, काल्पनिक रूप से उसमें कुछ आकृतियां बनी। जैसे पहला जो 30 डिग्री का जोन है उसमें आकृति बनी एक नर भेड़ के जैसी, तो उसका नाम मेष रख दिया, उस खाने का नाम। ऐसे ही दूसरे वाला जो 30 डिग्री का था सेकंड खाना, उसमें कुछ ऐसे तारे मिलकर के जिनकी आकृति काल्पनिक रूप से एक बैल जैसी बन गई वृषभ की, तो उसकी दूसरे का नामकरण कर दिया वृषभ। तो ऐसे ही लेके मेष से लेके मीन तक ये 12 राशियां हैं जिनका नामकरण मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां। ये 9 ग्रह 12 राशियों में घूमेंगे, 12 राशियों में कहीं ना कहीं होंगे, और ये 12 राशियों में घूमते हुए जीवन के किस भाग पर क्या असर डालेंगे। जिस चीज की जिज्ञासा हमारे मन में है, यानी जिसकी भी जनमानस में जिज्ञासा हो सकती है जिसको जानने की, उन सभी आयामों को भी 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जैसे मुझे मेरे बारे में जानकारी है, मैंने एक पार्ट बना लिया। मुझे पत्नी के बारे में जानकारी है, दूसरा पार्ट बना लिया। मुझे पिता के बारे में जानकारी बना ली, एक खाना और बना लिया। माता के लिए, संतान के लिए, जो भी पार्ट, जितने भी लाइफ के जितने भी आयाम, नौकरी, रोजगार, लाभ, हानि, कुटुंब, परिवार, वाहन, मकान, भूमि, जो भी जितने भी आयाम हो सकते हैं जिनकी जानकारी मुझे चाहिए, उन सबको भी 12 खानों में बांट लिया और उन 12 खानों का नाम हुआ 12 भाव बोल दिया उसको। तो हमारे पास 3 चीज हो गई, 9 नक्षत्र, ये 12 राशियों में घूमना है इनको, और ये 12 राशियों में घूमते हुए जीवन के किस पार्ट पर क्या प्रभाव देगा, यही समझना पूरी ज्योतिष है। पूरा ज्योतिष यानी 9 ग्रह जो उसका आधार, इनको 12 राशियों में कहीं ना कहीं घूमना है, और 12 राशियों में घूमते हुए ये जीवन के किस पार्ट पर क्या प्रभाव देंगे, इस चीज को पढ़ना ही संपूर्ण ज्योतिष है। पूरा ज्योतिष का आधार यही है, चाहे हम 5 साल पढ़ें, 10 साल पढ़ें, 20 साल पढ़ें, ये इतने इसमें क्रमचय संचय बन जाते हैं। 2 चार्ट बहुत मुश्किल से आपके सामने एक जैसे आ पाते हैं जीवन में, ट्विंस को छोड़ दें तो। इसी को पढ़ना मूल रूप से ज्योतिष है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें और आगे हैं, हम और बारीकी से जाना चाहें तो ये राशियों की जगह हमने नक्षत्र बना लिए। यानी अभी हमने कहा कि आकाश को 12 भागों में डिवाइड किया तो एक भाग एक राशि हुआ, लेकिन यदि इसी आकाश को हम यदि 27 भागों में डिवाइड करते हैं तो और बारीकी आ जाएगी, और क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। जब 30 डिग्री की बात करेंगे एक जोन की, और अब 27 कर देंगे पार्ट, तो एक जोन हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट का, और छोटा हो जाएगा, तो और बारीकी आ जाएगी, और स्पष्टता आ जाएगी। यानी ग्रह को हम 27 में डिवाइड करके देखें और एक 12 में डिवाइड करके देखें तो दोनों में थोड़ा फर्क आएगा, और बारीकी, यानी आपको सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना है तो राशियों को हम नक्षत्र में ले आएंगे। और नक्षत्र से भी और आगे जाना चाहें तो इस नक्षत्र के भी 4 पार्ट कर दिए, बहुत आगे तक का। यानी हमने उस जो 13 डिग्री 20 मिनट का है उसको भी 3 डिग्री 20 मिनट पे ले आए क्लियरिटी के लाने के लिए, और इस 3 डिग्री 20 मिनट पे भी नाड़ी ज्योतिष में इस चरण को भी एक तरीके से उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कर दिया, यानी उसके भी 2 भाग कर दिए। तो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप क्लियरिटी से ग्रह की पोजीशन को देख पाएंगे उतना ही अच्छा प्रिडिक्शन कर पाएंगे, उतना ही अच्छा कह पाएंगे। तो ज्योतिष का मूल आधार 9 ग्रह, 12 राशियाँ प्लस 12 भाव, इन तीनों चीज़ों को पढ़ लें तो यही पूरा ज्योतिष है। नमस्कार सर, मेरा नाम अरुण है। मेरा सवाल ये था कि दिवाली पूजन में ऐसी कौन सी सामग्री अनिवार्य होती है जिससे हमारे घर में धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो। जैसे अभी लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो शुक्र ग्रह पुष्ट होंगे, और बृहस्पति होंगे जो आपकी समृद्धि को स्थायी बना के रखेंगे। ठीक है, अब पूजा की सामग्री में क्या क्या होना चाहिए, जैसे शंख है, कमल है, ये आपकी पूजा में होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, इनके सबके अपने अपने प्रभाव हैं। शंख है यानी आप चंद्रमा को पुष्ट कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो
कमल है, शुक्र को आप पुष्ट कर रहे हैं। तो ये खास तौर से ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। शंख है, कमल है और पुष्प रख लीजिए, ये हो गया। और बाकी यदि हम बात करें तो सामान्य सी सामग्री है हमारी, यदि हम इसको लेकर के पूजा के हमारे उसमें रखेंगे तो साल भर मैं समझता हूँ कि आपको समृद्धि मिलेगी ही मिलेगी साल भर तक। मैं छोटा सा एक बताना चाहता हूँ। 7 हल्दी की गांठ रखिए, 7 छोटी छोटी गुड़ की डलियाँ रखिए, 7 जनेऊ रखिए और एक पीले कपड़े में इनको रख लीजिए। अपना जो दीपावली का पूजन जहाँ पे करते हैं लक्ष्मी जी का, उस जगह पे इनको रखिए। सुबह जो है इसको उठा के अपनी तिजोरी या जो भी अलमारी है उसमें रखिए और साल भर तक इसको रखिए। एक तरीके से लक्ष्मी जी के स्थायी प्रतीक है। इनके पूजा पाठ के माध्यम से लक्ष्मी जी जो है स्थायी आपके घर में एक निवास करती है। बहुत ज़्यादा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है कि बड़ा कर्मकांड करेंगे, बड़े उससे करेंगे तो होगा। श्री महालक्ष्मी नमः का आप जाप करें 108 बार और इन चीज़ों को रख के और आप उसमें रखिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दीपक जलाने की बात है मूल रूप से, तो इसमें अंधकार को जो है हटाने की बात है, जिससे अग्नि तत्व आपका प्रबल हो, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़े, आत्मबल आपका बढ़े। तो एक तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो दीपक की रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए बजाय लाइटिंग के, पहली चीज़। दूसरी, स्थायित्व का छोटा सा और उपचार बता देता हूँ। आपके जो मुख्य द्वार है उस पर एक घी का दीपक जलाएं, एक तेल का दीपक जलाएं। ये आप जो 5 आपके दिन दीपावली का त्यौहार रहेगा, 5 दिन आप ये दोनों दीपक आपके मुख्य द्वार पर आप जलाइए। तो सामान्य सी पूजा है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई स्पेशल पूजा करने से ही ज़्यादा लक्ष्मी जी का वो होगा। लेकिन लक्ष्मी जी के पूजन के लिए ये जो 3-4 सामग्रियाँ पहले बताई जो इनकी शुभता के प्रतीक हैं, उनको आपको ज़रूर उस अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। जैसे हल्दी है, जनेऊ है और गुड़ है। इनको आप तीनों चीज़ों को रखें, पीले कपड़े में बांध के रखें और उसको आप तिजोरी में रखें। तो निश्चित रूप से आपको साल भर तक मैं समझता हूँ कि जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। किसी को अचानक बहुत सारे पैसों की नीड पड़ जाती है, बहुत ही सडनली, मतलब किसी को हेल्थ इश्यूज या फिर किसी को बाहर जाना हो या किसी को घर लेना हो, तो एक जैसे जॉब होती है उसमें तो फिक्स होता है, लेकिन अचानक अगर महालक्ष्मी को प्रसन्न करें तो वो कैसे, क्या उपाय है? देखिए, दीप मालिका का त्यौहार है। सबसे पहला तो जो आपको अग्नि तत्व बढ़ाना है तो दीपक जलाने ही चाहिए, ठीक है। बजाय लाइटिंग के आपको दीपक जलाने चाहिए। आपके जीवन में अग्नि तत्व का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिससे आप में आत्मबल और आत्मनिर्णय करने की क्षमता आप में बढ़ेगी, पहला चीज़ ये। दूसरा, लक्ष्मी पूजन के लिए शंख और कमल, ये 2 निश्चित रूप से उस पूजा में आपकी उसमें शामिल होने चाहिए। जो शंख की बात करें तो चंद्रमा को बढ़ावा देते हैं और कमल की बात करें तो शुक्र को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं का ही हमको, यानी चंद्रमा बढ़ा आपका मन संतोष बढ़ा, शुक्र बढ़ा आपका धन बढ़ा, भोग विलास की जो है वस्तुएं वो बढ़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें बढ़ने के लिए आपको शंख और कमल का, इन दोनों का प्रयोग निश्चित रूप से अपनी उसमें करना चाहिए। दूसरा रहा उसका कि आप छोटा सा वैसी प्रयोग है, 7 आप वो ले लीजिए हल्दी की गांठ, 7 जनेऊ और 7 छोटी जो है गुड़ की डलियां रख लीजिए। इनको भी अपने पूजा सामग्री में, पूजा की उस पर वेदी पे रखिए और इनको सुबह एक पीले कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में या अलमारी में रख सकते हैं। तो आपके पूरे महीने भर जो आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो बहुत साधारण सी पूजाएं, और महालक्ष्मी का जितना आप उस दिन जाप कर सकें वो आप करिए। श्री महालक्ष्मी नमः, बहुत सात्विक मंत्र जो सब कुछ देने वाला, यूँ मान लीजिए। देखिए, ज्योतिषीय उपाय तो बहुत धीमे धीमे ही आपका काम करेंगे, लेकिन मैं आपको वास्तु सम्मत ज़रूर मैं आपको ये बता सकता हूँ। यदि आपके पास नॉर्थ फेसिंग मकान है, उत्तरी फेसिंग मकान है, और उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ के 3 दरवाजे जो वास्तु सम्मत सबसे श्रेष्ठ कहें और जो प्रचुर मात्रा में धन देते हैं, यदि उनको खोल लिए जाएं, उनमें से कोई एक द्वार खोल लिया जाए
तो निश्चित रूप से आपके आय के स्रोत अपने आप बन जाएंगे। उसमें नौकरी का और उसकी बात नहीं है, कहीं से भी बने वो एक आय के स्रोत आपके बन जाएंगे, एक चीज़। दूसरा, यदि बना हुआ मकान नहीं है और भी है और यदि खाली प्लॉट है और वो आपका उत्तर फेसिंग या कोई सी भी फेसिंग हो, क्योंकि बाकी फेसिंग्स में भी कुछ ऐसे द्वार हैं जो धन देने वाले हैं, उत्तर वाले प्रचुर मात्रा में देते हैं, बाकी भी धन देते हैं। तो यदि खाली प्लॉट की आप केवल बाउंड्री करा के और उसमें यदि दरवाज़ा निकाल लेते हैं तो जिसमें होगा ये कि केवल जो वास्तु सम्मत 32 देवता हमारे बाहर हैं वो सद जाएंगे, और अंदर आपने चूँकि कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया नहीं हुआ है तो कोई नेगेटिविटी होगी नहीं। तो वो सबसे एक अच्छी स्थिति है यदि आपको धन प्राप्त करना ही है और उस तरीके से कि भाई नौकरी है नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप आपके आय के स्रोत खोल देंगे। बाकी ज्योतिष में जहाँ तक बात है, लक्ष्मी की पूजा ही इसके अलावा और कोई भी नहीं है ना। या शुक्र को यदि प्रबल करना हो तो शुक्र का स्टोन धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हो। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में जो लोग आपको भय दिखा रहे हैं उनकी बातों में नहीं आए। ज्योतिष एक वैज्ञानिक विधा है, विज्ञान सम्मत विधा है। टोने टोटके का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। फिर भी आपके मन में शंका आती है तो ज़्यादातर ये किसी चौराहे पे या इस पे ही होते हैं, तो सावधानी से चलिए। बाकी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत आपको हानि आपके घर में आके कोई कर जाएगा, ऐसा कुछ इस पे होता नहीं है ना। टोटके या इस तरीके का या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वाले कोई भी वो नहीं है। आपको कोई बरगला के कोई आपके माध्यम से आपका धन खर्च करा रहा है तो उसमें बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री, किसी अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में आकर के आप अपने जो जीवन की समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस को लेना चाहिए। थैंक यू JHS टॉक शो, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं।